आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त है देश तक का, जिसमें हम हिंदुस्तान की तमाम बड़ी और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात सुशांत सिंह मामले की कर लेते हैं। आज हरियाणा के फरीदाबाद में अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुशांत के पिता और बहन रानी सिंह से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशांत के परिवार के साथ उनका दर्द साझा किया और उन्हें भरोसा दिया है कि सीबीआई के हाथ में जांच जाने से उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। आपको बताते चलें, सुशांत सिंह के जीजा ओपी सिंह फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं और वहीं पर मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। देखिए किस तरह से उनके पिता की आंखों में आंसू भर आए और उस समय सांत्वना देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनकी बातों को बेहद गौर से सुनते हुए अपने दर्द को जब के सिंह सुशांत के पिता और उनकी बहन रानी सिंह बयां कर रही थी तो कई बार दोनों की आंखें भर आई। मुख्यमंत्री की ओर से इस बात का भरोसा दिया गया है कि वो उनके साथ हैं और साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है। देखिए किस तरह से अपने हाथ उनके कंधे पर रखकर उन्हें भरोसा दिलाया है कि हम सब आपके साथ हैं और सीबीआई जांच होने से मामला जल्द ही पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आपको इंसाफ मिलेगा। मेरी वरिष्ठ सहयोगी अंजना ओम कश्यप इस वक्त जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। अंजना, इन तस्वीरों के मतलब और मायने क्या निकाले जाए? कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सिंह को और साथ ही सीबीआई जांच का हवाला भी दिया है उन्होंने। बहुत बड़ा मैसेजिंग है इसमें मैसेजिंग ये है कि हरियाणा सरकार और इस वक्त जो सरकार की तरफ से कम वो उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा। और जो बातचीत भी वहां पर हुई है वो इसी संदर्भ में हुई है। के सिंह साहब ने, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उन्होंने अपनी पूरी बात बताई है और एक मैसेजिंग देने की कोशिश है ये सरकार की तरफ से कि हम आपके साथ हैं। देखिए मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र, रिया चक्रवर्ती, ईडी से उनकी पूछताछ, बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त मुंबई में। और उन सबसे दूर यहाँ फरीदाबाद में सुशांत सिंह राजपूत के पिता अपनी बहन, अपनी जो बेटी है, माफ कीजिएगा, रानी सिंह, उनके घर पर है और वहां पर उनसे मनोहर लाल मिलने के लिए आते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। मैसेजिंग ही इसे कहा जाएगा क्योंकि एक संदेश साफ देने की कोशिश है कि जो इस वक्त देश में मांग हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को हर हाल में इंसाफ मिले, जो सीबीआई जांच की मांग उठी, जिस पर सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी करके सीबीआई को जांच सौंपी गई, जिस पर सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर ली, सुप्रीम कोर्ट से भी कहा कि आप इस पर क्लैरिटी लाइए पूरी तरह से जुरिस्डिक्शन का। ये सब ऐसे संकेत है सरकार की तरफ से कि इस पूरे मामले में जो इंसाफ की बात है उसमें परिवार के साथ खड़ा है। इस वक्त देश की जनता भी खड़ी है और हरियाणा सरकार तो आज प्रत्यक्ष रूप से मनोहर लाल का वहां पर पहुंचना, परिवार को वो सांत्वना दे रहे थे और जो भी वहां पर बातचीत हुई काफी मार्मिक अंदाज में, क्योंकि एक पिता के लिए 74 साल उम्र है के सिंह की, उनके लिए ये एक तरह से इंसाफ की लड़ाई है। वो चाहते हैं कि हर हाल में, अगर मेरा बेटा दबाव में था, जिन वजहों से था, जो उन्होंने एफआईआर में अच्छे से लिख दिया है अपनी तरफ से, वो चाहते हैं कि इंसाफ। बहुत शुक्रिया अंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ये तस्वीरें गौर से आप देखिए कैसे बार बार पिता के सिंह की आंखें भर आती हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री खुद उठकर जाते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है, आप निश्चिंत रहिए, आपको, आपके परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। और अपने आप में इन तस्वीरों की बहुत मायने हैं क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र सरकार, दूसरी तरफ बिहार सरकार और वहां तीसरी तरफ अब ये तस्वीरें हरियाणा सरकार की, जहां पर खुद मुख्यमंत्री जाते हैं और सुशांत के पिता से मुलाकात करते हुए उन्हें पूरा भरोसा देते हैं कि अब निष्पक्ष जांच होगी और आपको न्याय जरूर मिलेगा। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में हर रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। परिवार और गर्लफ्रेंड एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कई वीडियो दिखाए जा रहे हैं तो कई पुराने मैसेजेस भी सामने आ रहे हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जहां 11 अगस्त को सुनवाई होनी है। ऐसे में आज सुशांत के पिता और महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में दाखिल कर दिया है। सुशांत केस में मिस्ट्री अब 2 राज्यों की सरकारों के बीच पिस रही है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया, जिसमें सीबीआई जांच का विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार ने सील बंद लिफाफे में जांच की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इस मामले में बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया। बिहार सरकार के पास केवल 0 एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था। उन्हें एफआईआर दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था। जब जांच ही गैर कानूनी है तो बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कैसे कर सकती है? केंद्र ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश मानकर गलत किया।
ऐसा है कि अभी हमारा मुंबई पुलिस बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े सही तरीके से उसकी जांच कर रही है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो जी जजमेंट आएगा उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। वहीं सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने भी रिया चक्रवर्ती की ट्रांसफर याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सुशांत के पिता ने कहा है कि जब रिया ने पहले सीबीआई जांच की गुहार लगाई थी तो अब विरोध क्यों कर रही हैं? के सिंह ने रिया पर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। वहीं कहा कि रिया की याचिका में कोई मेरिट नहीं है, लिहाजा इसे खारिज किया जाए। के सिंह ने रिया पर गवाहों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है। आज के दिन में ये कहना है कि भाई जुरिडिक्शन प्रीमैच्योर है, नहीं है। एक तो पहली बार ट्रांसफर पिटीशन में वो क्वेश्चन तो मांग नहीं सकते, और जो ट्रांसफर मांग भी रहे हैं ये कहते हुए ये भी बहुत ही गलत बेसिस पे है, क्योंकि सीआरपीसी पूरा का पूरा बताता है कि बहुत सारी जगह का जुरिडिक्शन बन सकता है। तो वो जब तक वो देखेंगे और कुछ कॉल करते रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि जुरिडिक्शन कहाँ का है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस से सुशांत का केस मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दायर की थी, जिसके जवाब में के सिंह ने हलफनामा दायर किया है। अब 11 सितंबर को मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। एक और बिहार सरकार, बिहार पुलिस और खुद सुशांत के पिता सीबीआई जांच पर जोर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती का कहना है कि फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं 11 तारीख को शंखनाद होना है सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर ये युद्ध किस तरफ जाएगा और किसकी सिफारिशें मानी जाएंगी। उधर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी की सख्ती भी जारी है। आज लगातार दूसरे दिन रिया के भाई शोविक को ईडी ऑफिस बुलाया गया, जहां उनसे लंबी पूछताछ हुई। वहीं कल रिया से भी 8 घंटे पूछताछ हुई थी, जिन्हें दोबारा भी बुलाया जा सकता है। दिल्ली से अनिशा माथुर, मुनीश पांडे, हिमांशु मिश्रा और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। रिया चक्रवर्ती को दुनिया एक्टर सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड के तौर पर जानती है, लेकिन सुशांत का परिवार दावा कर रहा है कि सुशांत रिया की गिरफ्त में थे और वही उनकी मौत की वजह भी बनी। दोनों के रिश्ते की सच्चाई इस केस को सुलझाने में काफी मददगार साबित हो सकती है। आज रिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कुछ दस्तावेज दिए गए और यह दावा किया गया कि सुशांत उनके बेहद करीब और अपने घर वालों से दूर हो चुके थे। लिल्लू, बेबू, सर, मैम, ये वो नाम हैं, ये वो शब्द हैं जो रिया की नोटबुक में लिखे गए हैं। रिया का दावा है कि उनकी नोटबुक के इन पन्नों को सुशांत ने भरा है। ये सुशांत की हैंडराइटिंग है। पन्नों पर लिखा है, मैं अपनी जिंदगी में लिल्लू के प्रति आभारी हूं, मैं अपनी जिंदगी में बेबू के प्रति आभारी हूं, मैं अपनी जिंदगी में सर के प्रति आभारी हूं, मैं अपनी जिंदगी में मैम के प्रति आभारी हूं। सवाल है कि ये चारों नाम किसके हैं जिसका जिक्र सुशांत कर रहे हैं। दरअसल ये सभी नाम रिया की फैमिली से जुड़े हुए हैं। लिल्लू रिया का भाई शौविक, बेबू रिया चक्रवर्ती, सर रिया के पिता, मैम रिया की मां। रिया का दावा है कि सुशांत उनके भाई शोविक को लिल्लू बुलाते थे, उन्हें बेबू कहते थे, उनके पिता को सर कहकर बुलाते थे और उनकी मां को मैम बुलाते थे। नोटबुक में सुशांत ने फज का भी जिक्र किया है, जो सुशांत का पालतू डॉग है। नोटबुक में सुशांत ने अपनी जिंदगी और जिंदगी में मिले प्यार के प्रति आभार भी जताया है। रिया ने उस सिपर की भी तस्वीर जारी की जिस पर सुशांत की फिल्म छिछोरे का नाम छपा है। रिया का कहना है कि सुशांत की यही यादें, यही चीजें, बस यही सब उनके पास है और कुछ नहीं। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyam Jayate, the truth shall prevail. सिर्फ नोटबुक के पन्ने ही नहीं, सुशांत और रिया के बीच व्हाट्सएप चैट की स्क्रीनशॉट को भी रिया ने दुनिया के सामने रखा है।
एक चैट के स्क्रीनशॉट में सुशांत ने लिखा, तुम्हारा परिवार महान है, सर बहुत सही हैं, शोविक बहुत अच्छा है और तुम मेरी हो। आपके साथ होना मेरा सौभाग्य है। दोस्तों, चीयर्स ऐसे रॉक स्टार को मेरी जिंदगी में लाने के लिए। तुम प्लीज खुश रहो, तुम ऐसे अच्छी लगती हो। अब मैं सोने की कोशिश करता हूँ। सो जाओ मेरे स्वीट बॉय। जब मैं जमीन पर और तुम चांद पर उतरोगे तो मैसेज करूंगी, तुम अच्छी नींद लो बॉय। रिया की नोटबुक हो या सुशांत के साथ चैट, जो भी रिया की तरफ से सामने आया है उसकी तारीख को छिपाया गया है। आरोप लग रहे थे और रिया चक्रवर्ती ने अपनी सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन में ये कहा है कि सुशांत के घर वाले किसी न किसी तरह से सुशांत के आसपास के जो करीबी लोग हैं उन पर ये प्रेशर कर रहे थे कि वो रिया के खिलाफ बयान दे। तो रिया ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके और सुशांत के, उनके और उनकी फैमिली के और सुशांत के जो रिलेशन थे, ये रिलेशन अच्छे थे। उधर फरीदाबाद में सुशांत की बहन के घर पर ठहरे पिता से हरियाणा के सीएम खट्टर मिलने पहुंचे। खट्टर ने परिवार को भरोसा दिलाया कि सुशांत केस की जांच सीबीआई के हवाले होने के बाद उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। मुंबई से साहिल जोशी, दिल्ली से राजदीप सरदेसाई, अरविंद ओझा और फरीदाबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कोझिकोड में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान का ब्लैक बॉक्स और डिजिटल डेटा रिकॉर्डर बरामद हो चुका है। हादसा कैसे और क्यों हुआ, इसकी जांच में इन मशीनों से काफी मदद मिलेगी। वहीं हादसे को लेकर सरकार की सफाई के बावजूद एयरपोर्ट की खामियों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। दुबई कोझिकोड फ्लाइट में आखिरी वक्त पर क्या हुआ? लैंडिंग के दौरान प्लेन में क्या दिक्कत आई? क्या प्लेन को लैंडिंग के लिए मना किया गया था? कोझिकोड एयरपोर्ट पर कल हुए विमान हादसे के बाद यही सवाल हैं जिनके जवाब जांच की दिशा तय करेंगे। डीजीसीए के आदेश के बाद हादसे की जांच शुरू हो गई है और जांच अधिकारी भी कोझिकोड पहुंच चुके हैं। हादसे की पहली जानकारी प्लेन के मलबे से मिली है। जांच अधिकारियों ने विमान का डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद कर लिया है। डीएफडीआर में विमान के टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक की सारी तकनीकी जानकारी होती है। साथ ही कॉकपिट से ब्लैक बॉक्स यानी वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद हो गया है। ब्लैक बॉक्स से ये पता लगेगा कि आखिरी वक्त में कॉकपिट में क्या बातें हुई। इंक्वायरी ऑर्डर हुई है जो डीजीसीए और एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करेगा, उसमें और डिटेल्स आएंगे, क्योंकि सबसे पहले वहां स्पॉट पर वो जाके फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को रिकवर करेंगे और उसमें से जानकारी अधिक मिलेगी। कालीकट एयरपोर्ट को लेकर भी कल से ही सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के रनवे में दिक्कत थी। 2019 के डीजीसीए की रिपोर्ट के मुताबिक कालीकट एयरपोर्ट के रनवे पर ज्यादा रबर थी। रनवे के एक हिस्से में पानी जमा होने की शिकायत थी। रनवे 10 और रनवे 28 पर दरारें थी। एयरपोर्ट अधिकारी और सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जो भी दिक्कतें थी वो वक्त रहते दूर कर ली गई थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का दावा है कि बात इससे कहीं ज्यादा थी। Even doctored the minima to bring it down lower, and flights were diverting because the visibility or the cloud base was low, so they'd install this ILS on 10 so that the minima can be lowered and flights can land, without realizing that a tailwind landing on a wet runway is one of the most dangerous things that you can have. फ्लाइट में सवार लोगों के परिवार अपनों की विदेश से वतन वापसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 18 परिवारों के लिए ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। बहरहाल केरल सरकार ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा और घायलों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया है। कोझिकोड से गोपी कृष्णन उन्नीथन के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात कोझिकोड विमान हादसे में 172 लोगों की जान बचाने वाले उन 4 हीरो की करेंगे, जिनकी सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और घायलों को वक्त पर अस्पताल पहुंचाया जा सका। देखिए।
यही वो 4 हीरो हैं जिनकी वजह से कोझिकोड विमान हादसे में 170 लोगों की जान बच गई। दुबई से कोझिकोड आ रहे यात्रियों को बचाने के लिए विमान के पायलट दीपक साठे ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने विमान को आग लगने से बचाने के लिए इंजन बंद कर दिया ताकि लैंड होने पर अगर कोई अनहोनी हो तो आग न लगे। कैप्टन साठे का 30 सालों का लंबा और दुर्घटना मुक्त उड़ान का रिकॉर्ड बताता है कि वो कितने काबिल पायलट थे। उन्होंने 18 साल एयर इंडिया में काम किया था। उनकी आखिरी फ्लाइट वंदे भारत के मिशन के तहत दुबई से कोझिकोड की थी, जो कल हादसे का शिकार हो गई। बहुत अच्छे ऑफिसर थे, फाइटर पायलट थे। वो एनडीए जो यहाँ पे पूना के नज़दीक है वहाँ पे थे, उसमें उनको गोल्ड मेडल मिला था। फिर बाद में उनको सोर्ड ऑफ ऑनर मिला था। टेस्ट पायलट थे। टेस्ट पायलट बहुत कम लोग होते हैं, हमारे जो पायलट होते हैं उसमें से। विमान के ओवरशूट होकर खाई में गिरते ही चीख पुकार मच गई। अब सबसे बड़ी चुनौती घायलों को बाहर निकालने और उन्हें बिना वक्त गंवाए अस्पताल पहुंचाने की थी। इसमें सबसे बड़ा और अहम रोल सीआईएसएफ के जवानों ने निभाया, जो उस वक्त घटना स्थल के सबसे करीब थे। इन्हीं में से एक थे एसआई अजीत सिंह, जिन्होंने सबसे पहले विमान को हवाई पट्टी से नीचे गिरते देखा। उस वक्त वो इमरजेंसी गेट के पास खड़े थे। उन्होंने फौरन इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। मैंने देखा कि ऊपर से एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक फ्लाइट डिसबैलेंस होकर नीचे पैरामीटर वॉल की तरफ, पैरामीटर रोड की तरफ नीचे गिर रहा है। तभी मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया। तब तक वो नीचे गिर चुका था। मैंने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया, शिफ्ट आईसी को इन्फॉर्म किया और सर लाइन मेंबर्स के लिए बीएचएम को लाइन में कॉल किया। उसके बाद अथॉरिटी का हमारा क्यूआरटी और फायर और सर लाइन मेंबर्स रेस्क्यू के लिए आ गए। विमान के 3 टुकड़े हो चुके थे। चारों तरफ अफरा तफरी का आलम था। ऐसे में सीआईएसएफ ने फौरन मोर्चा संभाला और इमरजेंसी गेट को खोल दिया। इसके अलावा एम्बुलेंस के आने जाने के लिए रास्ते को भी फौरन खाली कराया गया। तब तक सीआईएसएफ की एक टुकड़ी विमान की क्रैश साइट तक पहुंच चुकी थी। उनके जवानों ने मुश्किल घड़ी में महज 10 से 12 मिनट के अंदर न सिर्फ कई घायलों को बाहर निकाला, बल्कि उन्हें एम्बुलेंस तक भी पहुंचाया। 10-12 मिनट में हमारा लोग पहुंच गया। इनिशियली 10-15 लोग पहुंच गए। इन द मीन टाइम बाकी लोग भी आ गए। तो सब लोग मिल के, एयरपोर्ट अथॉरिटी का फायर भी है, लोकल फायर भी पहुंच गए। सब लोग मिल के काफ़ी लोगों को बचा लिए। इवन काफ़ी बारिश भी चल रहा था, अंधेरे भी था, उसमें भी हमारा सब लोग मिल के अच्छा काम किया। संकट की इस घड़ी में जाबाजी दिखाने वाले इन 4 हीरो को देश आज दुआएं दे रहा है, जिनकी वजह से 170 मुसाफिरों की जिंदगी बच गई। कोझिकोड से शालिनी लोबो और कमलजीत के साथ आज तक ब्यूरो। 172 जान के लिए बलिदान, हमारी खास पेशकश अब से थोड़ी देर के बाद शाम 7:30 बजे आज तक पर जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हुए बात मानसून की करेंगे। लौटता मानसून भी यूपी और बिहार में आफत मचा रहा है। बाढ़ का पानी नीचे उतर रहा है। इसके बावजूद कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। उधर केरल में भूस्खलन के बाद मलबे से शव का निकलना अभी भी जारी है। उफनती धार में यह खौफनाक स्टंट सीधा मौत को दावत देने वाला है, लेकिन चंद पैसों की खातिर फर्रुखाबाद में जान की बाजी लगाने वाला ये खेल बेरोक टोक जारी है। पुल के नीचे गंगा नदी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है और पुल के ऊपर से ये नाबालिग पलक झपकते ही 30 फीट नीचे कूद पड़ते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पानी कहर बरपा रहा है, लेकिन आफत के माहौल में खतरे को ऐसे खुली दावत हैरत अंगेज है। पानी की आफत बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी में भी है। बाढ़ का पानी नीचे उतरने के बावजूद कई इलाके अभी भी डूबे हुए हैं। सरयू की बाढ़ से 80 गांवों की 52,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित है। हालात का जायजा लेने के लिए यूपी के 2 मंत्रियों ने इलाके का हवाई सर्वे किया। उधर बिहार में भी लौटते मानसून की आफत अभी बाकी है। कई इलाकों से बाढ़ का पानी निकलने लगा है, लेकिन दरभंगा और समस्तीपुर में हालात सुधरते नहीं दिख रहे। दरभंगा में बागमती का पानी शहर में घुस आया है। कई मोहल्ले जलमग्न हैं। करीब 100 परिवारों ने घर छोड़कर बाहर शरण ले रखी है। समस्तीपुर में बांध टूटने से स्थानीय नदी में फिर से उफान आ गया है और पानी गांवों में भरने लगा है। उधर दक्षिण भारत में पानी की तबाही के निशान अभी भी कायम है।
केरल के डुकी में हुए भूस्खलन में अभी भी बचाव कार्य चल रहा है। मलबे से 24 लाशें अब तक निकाली जा चुकी हैं, जबकि करीब 40 लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा, समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ आज तक ब्यूरो। प्रकृति का ये प्रकोप जल्द से जल्द थम जाए, कम हो, लोग भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही।